नमस्कार। चुनाव आयोग की ओर से अजित पवार गुट को असली एनसीपी करार देने के ही अगले दिन संस्थापक शरद पवार ने अपने गुट का नया नाम और चुनाव चिन्ह रख लिया है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को कहा था कि अजित पवार गुट को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने का अधिकार है। शरद पवार के गुट का नाम अब नेशनल कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार होगा। अपने फैसले में चुनाव आयोग ने कहा, अजित पवार की पार्टी असली एनसीपी है। इस मामले में चुनाव आयोग के सामने 10 सुनवाई हुई। ये मामले करीब 6 महीने से चल रहा था। अब अजित पवार गुट पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करेगा। शरद पवार ने कांग्रेस से अलग होकर एनसीपी का गठन किया था। बीते साल 2 जुलाई को अजित पवार अपने समर्थक विधायकों के साथ महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए थे। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया। इसके साथ ही उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक पास करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। विधानसभा के सत्र को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। हम आपको बता दें कि 6 फरवरी की सुबह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा के पटल पर यह विधेयक रखा था। विपक्षी विधायकों को विधेयक पढ़ने समझने के लिए समय दिए जाने की मांग के बाद सत्र को 2 बजे तक स्थगित किया गया था। चूंकि कई और सदस्य इस पर विचार करना चाहते थे, इसलिए विधेयक पर चर्चा 7 फरवरी को जारी रही। कुछ देर पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संबोधन के बाद विधेयक को पारित कर दिया गया। इसके अलावा राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण का विधेयक भी सदन में ध्वनिमत से पारित किया गया। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने राम मंदिर निर्माण के लिए सदन की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने का प्रस्ताव पेश किया। इसे भी ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसके बाद सत्र को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। यूसीसी पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे ऐतिहासिक करार दिया और कहा कि इस विधेयक पर सार्थक चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि भारत में कई बड़े प्रदेश हैं, लेकिन यह अवसर उत्तराखंड को मिला है। यह देवभूमि का सौभाग्य है। उन्होंने कहा कि यह कोई साधारण विधेयक नहीं है, बल्कि भारत की एकात्मा का सूत्र है। हमारे संविधान शिल्पियों ने जिस अवधारणा के साथ हमारा संविधान बनाया था, देवभूमि उत्तराखंड, से वही अवधारणा धरातल पर उतरने जा रही है। सीएम ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। उनके नेतृत्व में देश 3 तलाक और धारा 370 जैसी ऐतिहासिक गलतियों को सुधार रहा है। उन्होंने आगे कहा कि समान नागरिक संहिता का विधेयक देश को विकसित, संगठित, समरस और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए किए जा रहे महान यज्ञ में उत्तराखंड द्वारा आपूर्ति एक आहुति है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब समस्त सरकारी सुविधाओं का लाभ केवल वही दंपति ले पाएंगे जिन्होंने विवाह का पंजीकरण करा लिया हो। पंजीकरण न होने की स्थिति में किसी भी विवाह को अवैध या अमान्य नहीं माना जाएगा। जिस प्रकार से अभी तक जन्म और मृत्यु का पंजीकरण होता था, उसी प्रक्रिया को अपनाकर विवाह और विवाह विच्छेद दोनों का पंजीकरण भी किया जा सकेगा। हमारी सरकार के सरलीकरण के मंत्र के अनुरूप यह पंजीकरण एक वेब पोर्टल के माध्यम से भी किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब इस कानून के जरिए दंपति में से यदि कोई भी बिना दूसरे की सहमति से अपना धर्म परिवर्तन करता है, तो दूसरे व्यक्ति को उस व्यक्ति से विवाह विच्छेद करने और गुजारा भत्ता लेने का पूरा अधिकार होगा। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा था कि प्रदेश सरकार यूसीसी के नाम पर सामान्य सत्र को विशेष सत्र के रूप दे रही है, जो नियमों के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि विधानसभा सचिवालय की ओर से विधायकों को जो सूचना दी गई, उसमें साफ है कि 5 सितंबर 2023 को आहूत सत्र को आगे बढ़ाया गया। यही बात मंगलवार को सत्र शुरू होते समय वरिष्ठ कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने भी कही थी। कांग्रेस ने सत्र शुरू होने से पहले भी विरोध प्रदर्शन किया था और सत्र के दौरान दोनों पक्षों में कई बार तीखी बहस भी हुई थी। लेकिन खास बात यह रही कि
कांग्रेस के किसी भी विधायक ने विधेयक का विरोध नहीं किया। नेता प्रतिपक्ष समेत कांग्रेस के विधायकों ने इस विधेयक को महत्वपूर्ण बताते हुए प्रवर समिति को भेजने का आग्रह किया था। 2 दिन की इस चर्चा में एक उल्लेखनीय बात और रही, वह भी राम मंदिर निर्माण की चर्चा। बीजेपी के विधायकों ने यूसीसी के बजाय राम मंदिर पर चर्चा ज्यादा की, संभवतः इसलिए भी क्योंकि राम मंदिर निर्माण के बाद विधानसभा का यह पहला सत्र था। मानवाधिकारों पर शोध करने वालों का कहना है कि धोखाधड़ी रोकने के नाम पर बनाया गया एक ऐप तिब्बती लोगों की निगरानी में काम में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये चीन का एक सरकारी ऐप है। तिब्बत पर शोध कर रहे रिसर्च समूहों का कहना है कि नेशनल एंटी फ्रॉड सेंटर ऐप लोगों के टेक्स्ट मैसेज, इंटरनेट ब्राउजर हिस्ट्री और पर्सनल डेटा एक्सेस करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्राइब जुरूफ और तिब्बत वॉच जैसे मानवाधिकार संगठनों ने यह आरोप लगाया है कि कुछ तिब्बती लोग को ये ऐप डाउनलोड करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हालांकि इन ग्रुप्स ने इस बात के कोई सबूत नहीं पेश किए हैं कि ये ऐप खास तौर पर तिब्बती लोगों को निशाना बना रहा है। चीन की सरकार ने अभी तक इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हाल के सालों में चीन की सरकार ने तिब्बत में लोगों के नागरिक और धार्मिक अधिकारों पर अपना नियंत्रण बढ़ा दिया है। इससे सेंसरशिप और सरकार की निगरानी बढ़ी है। जनवरी 2022 में विश्व के सबसे बड़े द्वीप देश इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी को जकार्ता से हटाकर दूसरी जगह ले जाने के लिए एक कानून पारित कर दिया। राष्ट्रपति जोको विडोडो की इस महत्वाकांक्षी योजना को अंजाम देने के लिए अगस्त 2024 की समय सीमा तय की गई थी। दुनिया में केवल 8 ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया है। इंडोनेशिया में राजधानी के हस्तांतरण के लिए कानून पारित होने के बाद ट्रांजैक्शन का काम जोर शोर से शुरू हो गया था, मगर कानून पारित होने के 2 साल बाद अब राष्ट्रपति चुनाव सिर पर है और अभी बाकी काम अधूरा पड़ा हुआ है। पाकिस्तान में आम चुनाव के एक दिन पहले बलूचिस्तान प्रांत में 2 जगहों पर धमाके हुए, जिनमें कम से कम 23 लोग मारे गए हैं और 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। बलूचिस्तान के अधिकारियों के मुताबिक पहला विस्फोट प्रिसिन जिले के निर्दलीय उम्मीदवार इस्तिफार काकर के कार्यालय के बाहर हुआ। इस धमाके में 14 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। सूबे में दूसरा बम विस्फोट किला सैफुल्लाह में जमीयत उलेमा इस्लाम के उम्मीदवार के कार्यालय के बाहर हुआ। किला सैफुल्लाह के पुलिस अधीक्षक अख्तर अकजगई के मुताबिक इस विस्फोट में 9 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। अख्तर ने कहा कि आम चुनाव से पहले हुए विस्फोटों के कारण प्रांत में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बलूचिस्तान के कार्यवाहक सूचना मंत्री जान अफजाई का कहना है कि आज हुए धमाके के बावजूद प्रांत में आम चुनाव के कार्यक्रम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और चुनाव गुरुवार को ही होंगे। प्रिसिन और किला सैफुल्लाह निकटवर्ती जिले हैं और इन दोनों जिलों की सीमा अफगानिस्तान से लगती है। अभी तक किसी भी समूह ने विस्फोटों की जिम्मेदारी नहीं ली है। इस महीने से पहले भी बलूचिस्तान को चुनावी गतिविधियों के लिए निशाना बनाया गया था। पिछले हफ्ते बलूचिस्तान के शाबी जिले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की एक रैली को निशाना बनाया गया था, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। शाबी में हुए विस्फोट की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट नामक चरमपंथी संगठन ने ली थी। कई रिसर्च ये बता चुके हैं कि कोई भी ग्राहक अब फूड आइटम का एक पैकेट खरीदने में 6 से 10 सेकंड का ही वक्त लगाता है। ग्राहक ज्यादा से ज्यादा उसकी एक्सपायरी डेट देखता है और उसकी कीमत लेकर, लेकिन उस पैकेट के पीछे की साइड पर बहुत सी ऐसी जरूरी जानकारियां होती हैं जो आपको पढ़ने आ जाए तो शायद आप वो पैकेट ना खरीदें। फूड पैकेट के पीछे इसके तत्वों का लेबल होता है, लेकिन उससे कैसे पता चलता है कि ये फूड आइटम खाने के फायदेमंद है या हानिकारक है? इसी पर बीबीसी की सर्वप्रिया सांगवान ने बात की कि ग्लोबल हेल्थ एडवाइजरी एक्यूमेंट के वरिष्ठ सलाहकार अभिषेक प्रताप से।
अमेरिका के शिकागो शहर में एक और भारतीय छात्र पर हमले के बाद तेलंगाना राज्य की सरकार ने अमेरिका में एक हेल्प डेस्क के गठन का फैसला किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में विदेश मंत्री एस जयशंकर को अमेरिका में रहने वाले भारतीय नागरिकों और छात्रों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार की चिंताओं से अवगत कराया गया है। इस घटना पर शिकागो में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने भी पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने कहा, कंसुलेट सैयद मजहर अली और भारत में उनकी पत्नी सैयदा रुकिया फातिमा रिजवी के संपर्क में है और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाता है। कंसुलेट इस मामले की जांच कर रहे स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। कंसुलेट ने इस मामले की जांच कर रहे स्थानीय अधिकारियों से भी संपर्क किया है। सैयद मजाहिर अली करीब 6 महीने पहले ही हैदराबाद से अमेरिका गए थे। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार वीडियो सर्विलांस में दिख रहा है कि अली अपने हाथ में एक पैकेट लिए रात को घर जा रहे थे और तभी 3 शख्स उनका पीछा करने लगे। अली ने कहा, इन तीनों लोगों ने उनकी आंख, मुंह और पसलियों में घूंसे मारे। ABC 7 न्यूज चैनल की रिपोर्ट के अनुसार अली को हमले के बाद स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी चोट का इलाज किया गया। अली इंडियाना वेस्लेनिया यूनिवर्सिटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मास्टर्स कर रहे हैं। उन्होंने ABC 7 चैनल से कहा, अमेरिका मेरे सपनों का देश है और मैं यहाँ अपने सपने पूरे करने और मास्टर्स की पढ़ाई करने आया था। इस हमले ने मुझे सदमा दिया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर चर्चा के दौरान राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्षी कांग्रेस पार्टी और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को आरक्षण के मुद्दे पर घेरा। पीएम मोदी ने जवाहरलाल नेहरू की एक चिट्ठी को पढ़ते हुए ये दावा किया कि पूर्व पीएम आरक्षण के खिलाफ थे। उन्होंने कहा, दलित, पिछड़े और आदिवासी कांग्रेस जन्मजात उनकी सबसे बड़ी विरोधी रही है। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि अगर बाबा साहब ना होते तो शायद SC ST का आरक्षण मिलता या नहीं। ये मेरे मन में सवाल उठता है। इनकी सोच आज से नहीं, उस समय से ऐसी है। मेरे पास इसका प्रमाण है। जब बातें बाहर से उठी हैं तो फिर तैयारी रखनी चाहिए। मेरे परिचय तो हो चुका है, 10 साल हो गए हैं। एक बार नेहरू जी ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने कहा था, मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण को तो करता ही नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूँ जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। यह पंडित नेहरू की मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जन्मजात इसके विरोधी हैं। नेहरू जी कहते हैं कि अगर SC ST OBC को नौकरियों में आरक्षण मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा। आज जो आंकड़े गिनाते हैं ना, उसका मूल यहाँ है, क्योंकि उस समय उन्होंने भर्ती की होती तो प्रमोशन करते करते आगे बढ़े होते, आज यहाँ तक पहुंचे। पीएम मोदी बोले, नेहरू जी ने जो कहा वह कांग्रेस के लिए हमेशा से पत्थर की लकीर होता है। दिखावे के लिए आप कुछ भी कहें, लेकिन आपकी सोच ऐसे कई उदाहरणों से सिद्ध होती है। मैं अनगिनत उदाहरण दे सकता हूं। इनमें से एक जम्मू कश्मीर का है। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के SC ST और OBC को 7 दशक तक उनके अधिकारों से वंचित रखा है। आर्टिकल 370 को निरस्त किया, तब जाकर कितने दशकों के बाद SC ST OBC को वो अधिकार मिले जो देश के लोगों को वर्षों से मिले हुए थे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर चर्चा के दौरान राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी कांग्रेस पार्टी पर कई वार किया और पार्टी पर देश को बांटने वाली राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, कुछ साथियों के लिए आलोचना करना, कड़वी बातें करना उनकी मजबूरी थी। मैं उनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। मैं उस दिन नहीं कह पाया, लेकिन मैं खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे का विशेष आभार प्रकट करता हूं। बहुत ध्यान से सुन रहा था उस दिन मैं खड़गे जी को, और ऐसा आनंद आया जो कभी कभी मिल जाता है। लोकसभा में तो मिल जाता है कभी कभी, लेकिन आजकल वो दूसरी ड्यूटी पर है तो मनोरंजन कम मिलता है। लेकिन लोकसभा में मनोरंजन की जो कमी हमें खल रही है,
उस दिन आपने पूरी कर दी। पीएम मोदी ने खड़गे के भाषण को लेकर कहा कि एक बात की खुशी ये रही कि उन्होंने एनडीए को 400 सीटें जिताने का आशीर्वाद दिया है। पीएम मोदी ने कहा, खड़गे जी का ये आशीर्वाद मेरे सिर आंखों पर है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में लोकसभा चुनाव की संभावनाओं पर चुटकी लेते हुए कहा कि बहुमत आपका यानी एनडीए का है। पहले ही 330 सांसद हैं, अब तो 400 पार हो रहा है। खड़गे के ये कहते ही सदन में मौजूद सभी सांसद ठहाके लगाने लगे।